हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जिस प्रकार से पूरी दुनिया में ईरान इजराइल वॉर को लेकर तहलका मचा हुआ है। व्यापार के सारे रास्ते ठप पड़े हैं, एनर्जी डील्स बंद पड़ी हैं, हर एक देश में हाहाकार मचा हुआ है। अब ऐसे में हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर तनाव बढ़ने से ऊर्जा सुरक्षा संबंधित चिंताएं बढ़ने के मद्देनजर इटली और भारत ने समन्वय स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे क्या इटली और भारत मिलकर बंद पड़े इस हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खुलवाएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, कैसे इस वॉर के बीच पूरी दुनिया की नजरें अब सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर टिकी हुई है। दोस्तों, यहाँ तक कि व्लादिमीर पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन तक ने भारत का लोहा माना, जमकर भारत की तारीफ कर दी, लेकिन ब्रिक्स पर सलाह भी दी है। दोस्तों, क्या सलाह दी गई है वहीं आपको बताएंगे। ईरान जंग में क्या नाटो की हुई एंट्री, तुर्की की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल दूसरी बार समंदर में गिराया। ऐसे में तुर्की में गिरी मिसाइलें तो पाकिस्तान को सताया, ईरानी हमले का डर आनन फानन में करने लगा शहबाज शरीफ ये काम। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका तक ने कर्मचारियों को पाकिस्तान के लिए अलर्ट जारी कर दिया। दोस्तों, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, कराची से लेकर पेशावर तक में क्या होंगे हमले, क्यों मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान में तहलका, तो वहीं आपको बताएंगे। ईरान ने लगा दिया अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप, अमेरिका हमारे तेल पर करना चाहता है कब्जा। तो वहीं उससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर दोस्तों, बांग्लादेश के टॉप मिलिट्री अफसर का भारत का दौरा, दिल्ली में RAW चीफ के साथ हुई बैठक, क्या सुधरेंगे हालात। वहीं आपको बताएंगे ईरान युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिला है। दोस्तों, LPG की कमी से संकट में घर के सिलेंडर पर सरकार ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, पहले 15 दिनों में आप बुक कर सकते थे सिलेंडर, एक बुकिंग के बाद 15 दिन बाद दूसरी बुकिंग होती थी, उसके बाद 21 दिन कर दिया गया। लेकिन अब फिर नया एक बड़ी जानकारी सामने आई है दोस्तों, 21 दिन से भी बढ़ाकर अब इतने दिन कर दिए गए हैं। बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक यानी अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश को इन युद्ध के बीच मजबूत होता हुआ देखना चाहते हैं और मानते हैं कि भारत की विदेश नीति कूटनीति ऐसी है कि भारत और देशों की तरह भूखा तो नहीं ही रह सकता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे अहम जानकारी की, जहां हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास तनाव से वैश्विक ऊर्जा प्रवाह को खतरा होने के कारण रोम और नई दिल्ली राजनयिक समन्वय स्थापित कर रहे हैं। ये संकट IMEC कॉरिडोर जैसे वैकल्पिक व्यापार मार्गों के रणनीतिक महत्व को भी बढ़ा रहा है। खाड़ी में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य की आंशिक नाकाबंदी प्रमुख ऊर्जा आयातकों को व्यापार मार्गों की रक्षा और बाजारों को स्थिर करने के लिए राजनयिक रूप से समन्वय करने के लिए मजबूर कर रही है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने खाड़ी और व्यापक मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा करने के लिए भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी से फोन पर बातचीत की। ताजानी ने चेतावनी दिया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान यूरोप और भारत दोनों की ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा करना और तनाव कम करने, नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को स्थिर करने के लिए समन्वित प्रयास करना आवश्यक है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि भारत और इटली मिलकर क्या इस मुद्दे पर रंग लेकर आते हैं, क्या हॉर्मुज को खुलवा देंगे, कब कैसे मीटिंग होती है दोस्तों, ये देखने वाली बात रहेगी। वहीं आपको बता दे, पुतिन के वैचारिक गुरु ने भारत का माना लोहा, जमकर की तारीफ। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वैचारिक गुरु माने जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने संभावना जताई है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत ही भविष्य की धुरी बनेगा। दुगिन ने यहाँ तक कह दिया है कि दुनिया के नए शक्ति केंद्र के रूप में भारत का उदय अनिवार्य है। हालांकि इस दौरान उन्होंने भारत को एक सलाह भी दे दिया। दुगिन ने कहा कि भारत को ब्रिक्स देशों के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। इस साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। दोस्तों, दुगिन ने क्या कहा बताते। अलेक्जेंडर दुगिन ने एक्स पर लिखा कि भारत के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन ब्रिक्स के साथ मजबूत रहना होगा। भारत एक सिविलाइजेशन स्टेट है, मल्टीपोलर दुनिया में इसकी बहुत जरूरी भूमिका है। ये पहली बार नहीं है जब दुगिन ने भारत की तारीफ की हो, इससे पहले भी दोस्तों वे भारत की काफी तारीफ करते रहे हैं। वे भारत को एक उभरती हुई सभ्यतागत महाशक्ति के रूप में देखते हैं। दोस्तों, दुगिन का मानना है कि भारत केवल एक आधुनिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि एक सभ्यतागत राज्य भी है। उन्होंने नवंबर 2024 में दिल्ली स्थित रशियन हाउस
और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में व्याख्यान देते हुए कहा कि भारत अपनी प्राचीन परंपराओं और वैदिक मूल्यों को पुनर्जीवित कर रहा है, जो इसकी असली शक्ति है। उन्होंने अखंड भारत के विचार का समर्थन किया है और भविष्यवाणी की है कि 2025 तक भारत एक महान शक्ति के रूप में और मजबूती से उभरेगा। अगर आप भी दुगिन के बात का वाकई में समर्थन करते हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो इस बटन को जरूर दबा दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ अगली और बेहतरीन खबर आपको बता दें, क्या ईरान जंग में नाटो की हुई एंट्री, तुर्की की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल दूसरी बार समंदर में गिराई। यानी ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल तो भड़का, तुर्की ने कर दिया जंग में उतरने का ऐलान। ईरान इजराइल युद्ध में अब तुर्की ने सक्रिय रूप से ईरान के खिलाफ जंग में उतरने का ऐलान कर दिया है। दरअसल तुर्की की ओर से ये ऐलान ईरान की ओर से दागे गए एक बैलिस्टिक मिसाइल को भूमध्य सागर में मार गिराने के बाद किया गया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि वे अपने इलाके की सुरक्षा और आम लोगों को खतरे में डालने वाले किसी भी कदम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, इसीलिए वे ऐसा कोई कदम ना उठाएं। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम याद दिलाते हैं कि इस मामले में तुर्की की चेतावनियों को मानना सभी के फायदे में है। तुर्की पर अगर किसी भी तरह का खतरा होता है तो हम बिना किसी झिझक के सभी तरह के जरूरी कदमों को उठाएंगे। तुर्की ने ईरान को धमकी देने से पहले ही उत्तरी साइप्रस में अपने जंगी जहाजों को तैनात कर दिया था। इसमें उत्तरी साइप्रस में 6 F-16 फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल हैं। यानी कि फिलहाल नाटो के इस कदम से यह खतरा बढ़ गया है कि मिलिट्री अलायंस मिडल ईस्ट में संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हो सकता है दोस्तों। अब ऐसे में जब तुर्की में गिरी मिसाइलें तो पाकिस्तान को भी सताने लगा ईरानी हमले का डर। आनन फानन में शुरू कर दिया ये ऑपरेशन। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की जंग में ईरानी मिसाइलें तुर्की को भी निशाना बना रही हैं। ऐसे में तुर्की पर ईरानी खतरों के बीच अब उसके करीबी दोस्त पाकिस्तान की भी चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान ने अपने शिपिंग और समुद्री व्यापार को खतरे से बचाने के लिए ऑपरेशन मुहाफिजुल ब्रह्म शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की नौसेना ने राष्ट्रीय शिपिंग और समुद्री व्यापार को प्रभावित करने वाले खतरों से निपटने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया है। बयान में कहा गया है कि यह फैसला क्षेत्र में बदलते समुद्री सुरक्षा हालात और अहम समुद्री मार्गों में खतरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दोस्तों ISPR के अनुसार पाकिस्तान ने यह पहल इसलिए शुरू किया है ताकि देश की एनर्जी सप्लाई में आने वाली किसी भी रुकावट को रोका जाए और समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा की जाए। दोस्तों बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की नौसेना मौजूदा समुद्री हालात से पूरी तरह अवगत है और व्यापारी जहाजों की आवाजाही पर कड़ी नजर रख रही है ताकि उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल अटैक की जानकारी दी। मंत्रालय ने इस पर शेयर किए गए बयान में कहा कि मिसाइल के कुछ मलबे दक्षिणी तुर्की के शहर गंजियानटेप के खाली इलाके में गिरे। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि तुर्की अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता को बहुत ज्यादा महत्व देता है। साथ में चेतावनी भी दे दी है कि देश की सीमा और हवाई क्षेत्र को निशाना बनाने वाले किसी भी खतरे के खिलाफ सभी जरूरी कदम बिना किसी हिचकिचाहट के उठाए जाएंगे। यानी कि तुर्की पर हमले के बीच अब पाकिस्तान की बड़ी चिंता बढ़ गई है कि कहीं ये अटैक ईरानी अटैक पाकिस्तान पर ना हो जाए। तो वहीं अमेरिका ने कर्मचारियों को क्यों जारी किया अलर्ट पाकिस्तान को लेकर। आखिर क्यों इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से पेशावर तक में हो सकते हैं बड़े अटैक। दोस्तों बता दें कि इस्लामाबाद की शांत सड़कों पर सन्नाटा पसरने वाला है क्योंकि 10 मार्च यानी आज की दोपहर जब घड़ी की सुइयां 12 पर दस्तक देंगी तो पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में अमेरिकी ताकत अपने ही दरवाजों के पीछे खुद को कैद कर लेगी। ये कोई सामान्य अलर्ट नहीं बल्कि एक आने वाले तूफान की आहट है। जी हाँ दोस्तों, कराची के शोर से लेकर पेशावर की गलियों तक हर तरफ बारूद की गंध और अनहोनी का डर है। एक तरफ धार्मिक आस्था का सैलाब उमड़ने को तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने नागरिकों को साफ शब्दों में चेतावनियां दे दी हैं कि भीड़ से दूर रहो क्योंकि शांतिपूर्ण दिखने वाला मंजर कभी भी हिंसक मौत का खेल बन सकता है। यानी कि जिनको नहीं पता उनको बता दे, पाकिस्तान में 10 मार्च से शुरू होने वाले धार्मिक जुलूसों विशेष रूप से रमजान की शुरुआत या संबंधित आयोजनों के दौरान सुरक्षा एक बड़ा सिरदर्द बनी रहती है। अमेरिकी दूतावास का ये डर बेबुनियाद नहीं है। अतीत में ऐसे बड़े जमावड़ों की तहरीकें तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और ISIS के जैसे आतंकी संगठनों ने निशाना
बनाया है, भीड़ के बीच आत्मघाती हमलों का खतरा सबसे अधिक रहता है। इसीलिए दूतावास ने न केवल चेतावनियां दी है बल्कि अपने कर्मचारियों की आवाजाही पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दी है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, ईरान का अमेरिका पर सबसे बड़ा आरोप, कह दिया कि अमेरिका हमारे तेल पर कब्जा करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग से मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच ईरान ने सोमवार यानी 9 मार्च को अमेरिका पर गंभीर बड़ा आरोप लगा दिया। ईरान का कहना है कि यूएस पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच इस्लामी गणराज्य को विभाजित करने और उसके तेल संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहा है। राजधानी तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने आरोप लगाया कि वॉशिंगटन की कार्रवाइयां ईरान के विशाल ऊर्जा भंडार पर अवैध नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करना और देश को कमजोर करना है। जी हाँ, बगाई ने दावा किया कि शत्रुता बढ़ने से पहले ईरान राजनयिक प्रयासों और कई दौर की बातचीत में लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ दिए गए बयान उनकी सैन्य कार्रवाइयों को उचित ठहराने का प्रयास है। प्रवक्ता ने कहा कि उनका मकसद हमारे देश को बांटकर हमारे तेल भंडारों पर इलीगल तरीका से कब्जा करना है। अमेरिका और ज़ायोनी ताकतों की आक्रामक कार्रवाइयां शुरू होने से पहले ही हम कूटनीतिक प्रयासों और कई दौर की बातचीत में लगे हुए थे। वे अपने अपराधों को जायज ठहराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करना, हमारी जनता को हराना और हमारी मानवता को ठेस पहुंचाना है। ये सभी तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है और हमें इन्हें विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। ईरान के प्रवक्ता ने आगे आरोप लगाया कि वॉशिंगटन की व्यापक रणनीति में ईरान और वेनेजुएला सहित वैश्विक ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करना शामिल है। यानी कि दोस्तों, अब ईरान ने जाकर के ये बहुत बड़ा चौंका देने वाला खुलासा कर दिया है कि हमारी तेल पर टेढ़ी नजर गड़ाए बैठा है अमेरिका और इसीलिए वो इजराइल का भी बड़ा इस्तेमाल कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश के टॉप मिलिट्री अफसर का भारत दौरा, दिल्ली में RAW यानी रॉ चीफ के साथ हुई बड़ी बैठक, क्या सुधरेंगे संबंध? हालात बता दें, बांग्लादेश में सरकार बदलते ही भारत के साथ संबंधों में सुधार दिखने लगा है। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और आपसी संबंधों को बेहतर करने पर चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में हाल में ही बांग्लादेश के सैन्य खुफिया प्रमुख मेजर जनरल मोहब्बत खैजिर राशिद चौधरी ने भारत का दौरा किया है। ये दौरा काफी गोपनीय रखा गया। इस दौरान उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी RNAW के प्रमुख पराग जैन और अपने भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल RS रमन से मुलाकात की। इसे दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। द प्रिंट के अनुसार बांग्लादेश की सेना के खुफिया प्रमुख का भारत दौरा शेख हसीना सरकार के पतन के बाद पहली बार हुआ है। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि मेजर जनरल चौधरी ने दोनों अधिकारियों से मुलाकात की और इस बात पर सहमति बनी कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी देश का इस्तेमाल ऐसे व्यक्तियों द्वारा ना किया जाए जिनके हित दूसरे देश के शत्रुतापूर्ण हो। इसके साथ ही दोनों देशों ने तय किया है कि 18 महीनों से ठप पड़े संचार चैनलों को फिर से खोला जाए। दोस्तों, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने 17 फरवरी को शपथ ली थी। इसके बाद से ही भारत बांग्लादेश संबंधों में सुधार देखा जा रहा है। मोहम्मद कैसर राशिद चौधरी को 23 फरवरी को महानिदेशक यानी DGFI बनाया गया था। ऐसे में चंद दिनों के अंदर उनका भारत दौरा रिश्तों की अहमियत को प्रदर्शित करता है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कई संचार चैनल ठप हो गए थे। दोनों देशों के बीच बातचीत काफी हद तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी NSA के कार्यालयों के माध्यम से होती थी। दोस्तों, वहीं बता दें, ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के बीच, वॉर जोन के बीच, वॉर सिचुएशन के बीच इंडोनेशिया खरीदेगा अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल। भारत के साथ अरबों डॉलर की कर दी डील फाइनल चीन की। यह खबर बढ़ा देगी बड़ी टेंशन। दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ है। सोमवार को इंडोनेशियाई रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रीडो रिकॉर्डो सिरैत ने कहा कि यह एग्रीमेंट मिलिट्री हार्डवेयर और डिफेंस कैपेबिलिटीज के मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है, खासकर मैरीटाइम सेक्टर में। जी हां दोस्तों, हालांकि उन्होंने इस सौदे की कीमत को बताने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इंडोनेशिया ने ये नहीं बताया कि वो ब्रह्मोस मिसाइल की कितनी यूनिट को खरीद रहा है। भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर 2023 से बातचीत कर रहे हैं। उस समय इस डील की लागत $200 मिलियन से $350 मिलियन आंकी गई थी। तब इंडोनेशिया ने पुष्टि की थी कि वो
भारत रशिया के संयुक्त वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ एडवांस बातचीत कर रहा है दोस्तों। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडोनेशिया आप लोग कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें अगली और बेहतरीन जानकारी, जहां उधर मिडल ईस्ट संकट के बीच फ्रांस ने भी बड़ा फैसला ले लिया। अब तैनात करेगा अपने 12 वॉरशिप और मुझ पर भी उसकी नजर दोस्तों। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस ने अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला ले लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया है कि उनका देश मेडिटेरेनियन सी, लाल सागर और आवश्यकता पड़ने पर हॉर्मुज स्ट्रेट में करीब 1 दर्जन नौसैनिक जहाज तैनात कर देगा। इन जहाजों में फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी शामिल होगा। फ्रांस का प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट इस हफ्ते पूर्वी मध्य सागर में पहुंच चुका है। राष्ट्रपति मैक्रोन फिलहाल साइप्रस दौरे पर है। इस दौरान वो वॉरशिप का दौरा करने भी गए हैं। साइप्रस में उन्होंने वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस से मुलाकात की। पिछले हफ्ते साइप्रस की ओर से उड़ रहे कुछ ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया गया था। इसके बाद मैक्रोन ने साइप्रस को भरोसा दिलाया कि यूरोप उसके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर साइप्रस पर हमला होता है तो इसे पूरे यूरोप पर हमला माना जाएगा। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष का असर पूरे मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम लगातार शुरू से इस खबर को आपको बता रहे हैं, खाड़ी के कई अरब देश भी इस तनाव से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह के कारण लेबनान भी इस संघर्ष की चपेट में आ गया है। इस स्थिति का असर समुद्री व्यापार पर भी पड़ा है। मिडिल ईस्ट के अहम समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ने की जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इसी कारण तेल की कीमत में $100 प्रति बैरल से ऊपर जाने लगी है दोस्तों। तो वहीं उधर आपको बता दें पाकिस्तान में गहराया तेल संकट। स्कूल दफ्तर बंद करने के देने पड़ गए ना चाहते हुए भी आदेश। तेल भत्ते में भी की गई भारी पड़ी कटौती। दोस्तों ईरान में जारी युद्ध की वजह से वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ता ही जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में तेल संकट से बचने के लिए सरकारी दफ्तरों को केवल 4 दिन खोलने और स्कूलों को 2 हफ्ते तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा तेल भत्तों में भी कटौती की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को सरकारी खर्चों को कम करने के लिए कई घोषणाएं की है। इसमें सरकारी ईंधन भत्तों में कटौती और ईंधन बचाने के लिए स्कूलों को बंद करने जैसे कदम शामिल है। इस घोषणा के समय उन्होंने खासतौर पर मध्य पूर्व में बढ़ते संकट को कारण बताया। सोमवार देर शाम पाकिस्तान की जनता को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 मार्च से सभी स्कूल 2 सप्ताह के लिए बंद रहेंगे, जबकि उच्च शिक्षा कॉलेज और विश्वविद्यालय तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन मोड में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के ईंधन भत्ते आधे कर दिए जाएंगे और ईंधन बचाने के लिए 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके अलावा बैंकों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय अब सप्ताह में केवल 4 दिन ही काम करेंगे। यानी कि दोस्तों ईरान युद्ध ने पाकिस्तान की लगा दी है लंका। हफ्ते में 4 दिन दफ्तर, नेताओं की इफ्तार पार्टी पर बैन, खुद मंत्री अब नहीं लेंगे सैलरी। ये बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है दोस्तों। पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तान की कैसी हालत खराब हो रही है पाकिस्तानियों की, इन खबरों से साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो अवश्य कमेंट कीजिएगा। वहीं आपको बता दें नेपाल में चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बालेंद्र शाह को मिलाया फोन, दे दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को नेपाल चुनाव में जीत दर्ज करने वाले बालन शाह और उनकी पार्टी अध्यक्ष रवि लामी छाने से फोन पर बात करके उनको बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों देशों की पारस्परिक समृद्धि, प्रगति और खुशहाली के लिए उनके साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नेपाल के दोनों नेताओं के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि संयुक्त प्रयासों से भारत नेपाल संबंध आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जी हाँ, तो वहीं बता दें मिडल ईस्ट में संघर्ष से घबराया बांग्लादेश। बिजली बचाने के लिए बंद कर दिए स्कूल कॉलेज। पाकिस्तान की तरह ही या यूं कहे कि ये फैसला पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश नहीं ले लिया। अमेरिका, इजराइल और ईरान में चल रही जंग के बीच बांग्लादेश डगमगा गया है। बांग्लादेश सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए नया तरीका इजाद किया है। सरकार ने बिजली बचाने के लिए सभी सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी को 9 मार्च से बंद करने का आदेश दे दिया है। बताया जा रहा है कि बिजली और ऊर्जा की बचत के लिए सरकार ने ही ये कदम उठाया है। बांग्लादेश सरकार ने बिजली और ऊर्जा की बचत के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के तहत छुट्टियों को ईद उल फितर के एकेडमिक कैलेंडर के साथ जोड़ दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि ऊर्जा संरक्षण के लिए विशेष निर्देश भी दिए गए हैं ताकि राष्ट्रीय स्तर पर बिजली खपत को कम किया जा सके। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि सरकार ने भविष्य में होने वाले ऊर्जा संकट को देखते हुए ये जरूरी कदम उठा रही है दोस्तों। साथ ही
साथ आपको बता दें, भारत सेशेल्स का संयुक्त सेनाभ्यास लामीतीये शुरू। पहली बार तीनों सेनाएं हुई शामिल। जी हां, भारत और सेशेल्स की सेनाओं के बीच संयुक्त सेनाभ्यास लामीतीये 2026 9 मार्च से शुरू हो गया है। ये 20 मार्च तक सेशेल्स में चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, सहयोग और संयुक्त सेनाभ्यास अभियान चलाने की क्षमता को मजबूत करना है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस अभ्यास में भारत की तीनों सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। ये इस अभ्यास का खास पहलू है क्योंकि पहली बार भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाएं एक साथ इसमें भाग ले रही हैं। भारतीय दल में असम रेजिमेंट के सैनिक शामिल है। इसके अलावा भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS त्रिकंद और भारतीय वायुसेना का C-130 हरकुलस विमान भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारत का सैन्य दल सेशेल्स से पहुंच चुका है और वहां की सेना के साथ प्रशिक्षण कर रहा है। दोस्तों, उधर आपको बता दें, ईरान युद्ध का दिखने लगा भारत में भी असर, बढ़ने लगी गैस की किल्लत। बेंगलुरु के होटल्स में रेस्टोरेंट सर्विस बंद। दोस्तों, ईरान समेत मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब भारत में भी नजर आने लगा है। सोमवार को बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक मंगलवार सुबह से बेंगलुरु के होटल में रेस्टोरेंट सर्विस बंद हो जाएगी। ये फैसला कमर्शियल कुकिंग गैस की किल्लत के चलते लिया गया है। जानकारी में कहा गया कि पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध के चलते गैस की सप्लाई ठप हो गई है। एसोसिएशन ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि गैस की आपूर्ति बंद होने के कारण कल से होटल बंद रहेंगे। संस्था ने चिंता जताई कि होटल उद्योग एक आवश्यक सेवा है और इसके बंद होने से आम जनता, छात्रों और चिकित्सा पेशेवरों पर भारी असर पड़ेगा जो अपने दैनिक भोजन के लिए होटलों पर निर्भर हैं। एसोसिएशन का कहना है कि तेल कंपनियों ने 70 दिनों तक बिना किसी रुकावट के गैस आपूर्ति का भरोसा दिया था। ऐसे में अचानक आपूर्ति का रुकना उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष PC राव ने संवाददाताओं से कहा है कि होटल मालिक अपनी मर्जी से काम बंद नहीं करना चाहते, लेकिन बिना गैस के खाना और नाश्ता बनाना संभव नहीं। उन्होंने बताया कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री और बेंगलुरु के सांसदों को पत्र भेजकर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। वहीं दोस्तों, LPG की शॉर्टेज देखकर LPG सिलेंडर पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बदल डाले नियम। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब घरेलू गैस सिलेंडर की अगली बुकिंग के लिए इंतजार की अवधि 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। ये कदम मुख्य रूप से LPG की जमाखोरी को रोकने के लिए उठाया गया है ताकि संकट की स्थिति में भी सभी उपभोक्ताओं को गैस की पर्याप्त आपूर्ति मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले खबर में बताया, दरअसल हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल बाजार को लेकर चिंता बढ़ गई है। खबरों के अनुसार ईरान ने अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है। हालांकि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि ये रास्ता केवल अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगियों के जहाजों के लिए बंद रहेगा। इसके बावजूद वैश्विक बाजार में तेल सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। दोस्तों, अब इस खबर पर आपकी निजी राय क्या है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, देश भर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान योजना स्कीम के तहत 2000 रुपए की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। होली से पहले पेमेंट की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक ये जारी नहीं हुआ है, जिससे कई लाभार्थी अगली ट्रांसफर डेट को लेकर उलझन में है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि अगली किस्त कब क्रेडिट की जाएगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किस्त का अनाउंसमेंट 13 मार्च के आसपास हो सकता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी असम के दौरे पर जाने वाले हैं। पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि किस्त फरवरी के आखिर तक या होली से पहले जारी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक किसानों के बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ। ये उम्मीद इसलिए थी क्योंकि पिछले साल के ट्रेंड्स बताते हैं कि PM किसान की पहली किस्त आमतौर पर हर साल फरवरी में आती है। अब फरवरी भी खत्म हो चुका है और होली भी बीत गई है। पेमेंट का अभी भी इंतजार है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत की मोदी सरकार प्रधानमंत्री के आने वाले पब्लिक प्रोग्राम के दौरान अगली किस्त की घोषणा कर सकती है। दोस्तों, हालांकि अगला पेमेंट किसको नहीं मिल सकता, उसकी जानकारी सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बाकी इससे जुड़ी कोई और भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।